आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, इसके अलावा माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, और उस पे रिसर्च की हैसियत से अपनी बात को रखते हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, और वही बात हुई जिसका जिक्र राशिद रिजवी साहब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में जंग रुकी तो रुकी, वरना ये जंग फिर लंबी चलेगी, और इम्कान यही है कि बहुत लंबी जंग ये नहीं खिंचेगी। एक्सपर्ट यही मान रहे थे, राशिद रिजवी साहब का प्रेडिक्शन यही था। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल है। लेकिन जिस तरह से आज जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब, उन्होंने कहा है कि यूएस इजराइल के खिलाफ जिहाद करो। हिजबुल्लाह से कहा है कि इनके खिलाफ जो है वो जरूरी है, क्योंकि ये जालिम है, और जालिम के खिलाफ जो है जिहाद है, जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है और खामोश नहीं बैठना है। तो ये जो ऐलान है, ये कितना बड़ा, इसको कितना अहम माना जाएगा, और फिर अगर इस तरह की बात है तो फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, या वाकई अब ईरान रुकने वाला नहीं? क्या पूरा मसला है? राशिद रिजवी साहब, किस तरह की अपडेट आप देंगे, और क्या लग रहा है आपको फिलहाल? राशिद साहब। नहीं, असल में नेट हमने चेंज किया, वो गड़बड़ चल रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हम यही पूछ रहे राशिद साहब कि जिस तरह के हालात हैं, और हम देख रहे हैं, आपने भी प्रिडिक्ट किया था कि जंग जो है बहुत लॉन्ग नहीं होगी, 2-3 दिन में या खत्म हो जाएगी। अगर नहीं खत्म हुई तो फिर ये लंबी जंग चलेगी, लेकिन इम्कान यही है कि ये नहीं होगी। तो बहरहाल इसी पे हम फोकस करेंगे। हालांकि मुश्तबा खामनाई साहब ने ये कहा है कि ये जो जंग है, इसको जिहाद में एक तरह से उन्होंने बदलने का है। कहा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद करो। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं किस तरह के फिर माहौल ये बनेगा, और क्या ईरान ने पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि रुकना नहीं है, या फिर बातचीत होगी? जी, देखिए मुमताज़ भाई, ईरान को तो ये बात पता है कि इसका मिज़ाज क्या है अमेरिका का। वो ये जानता है कि अमेरिका और इज़राइल एक जॉइंट पॉलिसी चलाते हैं ये लोग। मतलब उसमें अगर अटैक अमेरिका कर रहा है तो इज़राइल की सहमति है, इज़राइल कर रहा है तो अमेरिका की सहमति है। दोनों लोग कोई भी हरकत करते हैं, अपनी ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं, तो ये दोनों बगैर मीटिंग प्लान किए नहीं करते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर जिहाद की बात कही है। दूसरी चीज़ आज ईरान ने और कहा था कि यूके के ऊपर उसने कहा था कि यूके अगर बी-1 या बी-2 बम्बर के लिए अपना एयरबेस इस्तेमाल होने देता है, तो हमारे नज़र में वो भी हमारा दुश्मन है और हम उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। हमारी पहुँच से वो दूर नहीं है। तो कहीं न कहीं यूके को भी एक अल्टीमेटम ईरान से मिला। और जैसे आपने देखा कल यूक्रेन ने एक अटैक किया था, तो जो यूक्रेन ने अटैक किया था वो उसने सपोर्ट में किया था इज़राइल के। क्यों इसलिए किया था इज़राइल के सपोर्ट में उसने कि इज़राइल को पता है कि रशिया से माल आता है जंगी सामान का ईरान। तो उसने जब देखा कि वहाँ से माल आ रहा है, तो सीधा-सीधा यूक्रेन ने उसके ऊपर जहाज पे अटैक कर दिया। उनका मालवाहक जहाज था कैस्पियन सी के ऊपर, क्योंकि उसकी सरहदें मिलती हैं रशिया से। एक छोर पे रशिया है, दूसरे छोर पे ईरान है, आमने-सामने बिल्कुल। और यूक्रेन का तो कहीं बॉर्डर टच नहीं होता है, यूक्रेन से कोई मतलब ही नहीं था उससे। लेकिन यूक्रेन ने अटैक किया उनके उस कार्गो शिप के ऊपर, जिसमें इनका जंगी सामान आ रहा था, और इनका एक क्रू मेंबर भी ईरान का वो भी मारा गया। जिसको भाई ईरान ने कहा है कि अपने आप को इस जंग में घसीट लिया है यूक्रेन ने, और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान इसका बदला नहीं लेगा। ये हम नहीं कहेंगे कि बदला नहीं लेगा। हम इस चीज़ को श्योर कहते हैं कि बदला ज़रूर लेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कब लेगा। और वो सही वक़्त का इंतज़ार करेगा वो भी, क्योंकि यूक्रेन भी कहीं न कहीं ईरान से नाराज़ है। यूक्रेन भी कहीं न कहीं ईरान से नाराज़ इस बात को लेकर के है कि ईरान ने ही जो शुरू में शाहिद ड्रोन
कि अटैक हुए थे यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन संभल नहीं पाया था उसमें, और कहीं ज्यादा यूक्रेन का नुकसान हो चुका था। तो वो शाही ड्रोन ईरान ने ही दिया था रशिया को। और उससे भी 3 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें 3-4 साल हो गए थे। उसमें एक यूक्रेन की पैसेंजर फ्लाइट जा रही थी, उस पे ईरान ने मिसाइल अटैक हुआ था। तो ईरान ने ये कह दिया था कि हम टेस्टिंग कर रहे थे और मुझको पता नहीं था, ये अनजाने में हो गया। इसकी जांच जांच वो हुई, उसमें कुछ अभी तक रिपोर्ट आई भी नहीं कि उस जांच में एक्चुअल हुआ क्या। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल समर्थित है, और वो ईरान के ऊपर अटैक उसका इस तरह से करना कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि अनजाने में हो गया। उसने जानबूझ से किया है और अमेरिका और इजराइल के इशारे में किया है। तो आज आप ये देखिए कि पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, उसके बाद भी ये रशिया को ये दे नहीं पा रहे हैं डिफीट, और नुकसान पे नुकसान बहुत हो रहा है। अभी आप अगर देखें तो मेरे ख्याल से 7 से 8% वहां की जमीन यूक्रेन की रशिया के कस्टडी में आ चुकी है। और इसी तरह से अगर चलता रहा और सीज फायर नहीं हुआ, जंगें नहीं रुकी, तो 10 से 15% तक यूक्रेन की जमीन रशिया के हाथ में आ जाएगी और ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसको भी आपका जेलेंस्की को भी एक सत्ता मिली हुई है, गद्दी मिली हुई है। उस गद्दी पे वो पूरा राजभोग का यूज कर रहा है, उसका मजा ले रहा है। वो जानता है जंग खत्म होगी, चुनाव होगा तो हम चुनाव से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी आवाम ये पूछेगी ना कि ये जंग उनके ऊपर थोपी क्यों गई। आखिर कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिस पॉलिसी के तहत ये जंग हम पे थोपी गई, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे जेलेंस्की। जबकि एक नॉर्मल सी बात थी कि रशिया ने मना किया था कि आप नाटो में नहीं जाओगे, आप नाटो को हमारे दरवाजे तक नहीं लाओगे। लेकिन ये नहीं माना, ये अमेरिका और यूरोप के बहकावे में था। इसने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया नाटो के लिए और कहा कि ठीक है हम नाटो में ऑफिशियली आएंगे। बस इसी बात पर अमेरिका रशिया ने इनके ऊपर अटैक शुरू किया। जबकि बीच में करीब 1.5 साल के बाद बीच में एक मर्तबा उसी वॉर के उन्होंने ये बात कही थी कि हम ठीक है हम नाटो में नहीं आएंगे। जेलेंस्की का स्टेटमेंट था ठीक है हम नाटो में नहीं आएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब एक ही मोटिव है रशिया का, जितनी लंबी जंग चलेगी उतनी ज्यादा जमीन यूक्रेन की कब्जा कर लेंगे। जी मुमताज भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है और ये सूरत हाल है। और अभी जो खबर आ रही है वो ये कि जो मीडिएटर हैं, जो सालिस हैं, उनकी लगातार कोशिश है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो और मजबूत बातचीत हो, यही कोशिश हो रही है। लेकिन ईरान भी कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहा है। हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन साहब, जो कि वॉर एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट और जियो पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट पे गहरी नजर और एक रिसर्चर के तौर पर हम उन्हें देखते हैं कि लंबा तजर्बा एयरफोर्स का, मिलिट्री का, जिसके तहत वो गुफ्तगू करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। कैप्टन साहब, वही हुआ जिसका जिक्र आपने किया था, राशिद साहब ने किया था कि ये बहुत देर पा जंग नहीं होगी, आखिर में इनको रुकना पड़ेगा, लेकिन रुक गए हैं। बातचीत में अभी कोई पेशरफ्त नहीं है। अभी मुश्तबा खामनाई साहब हैं, वो भी थोड़ा हम देख रहे हैं कि किस तरह से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा हिजबुल्लाह को एक मैसेज भेजा और उसमें ये इशारा दिया है कि भाई इजराइल हो या अमेरिका, इनके खिलाफ तो जिहाद ही करना पड़ेगा क्योंकि जालिम लोग हैं। तो ये एक प्रेशर है या क्या है, इसको किस तरह से फिर देखते हैं? शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। अच्छी बात यह है कि शनिवार और रविवार 2 दिनों तक अमेरिका ने कोई हमला ईरान पर नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि आज रात को भी नहीं होगा। इस तरह से ईरान ने भी अपनी तरफ से संजीदगी दिखाते हुए कोई हमला नहीं किया है। हाँ, एक जहाज को नुकसान पहुंचा और ईरान ये कह रहा है कि जहाज को जो नुकसान पहुंचा वो वहां जो समुद्र के नीचे बारूदी सुरंग बिछाई गई हैं उससे हुआ है। और ईरान ने ये भी कहा है कि वो जो जहाज था वो ईरान द्वारा जो रास्ता दिखाया जाता है
उससे नहीं जा रहा था, वो अमेरिका और ओमान द्वारा दिखाए गए दूसरे रास्ते से जा रहा था। जाहिर बात है वहां पर ईरान ने अपनी बारूदी सुरंगें समुद्र के नीचे और समुद्र के ऊपर लगाई हुई हैं। नेतन्याहू अभी अमेरिका में है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार नेतन्याहू अमेरिका में है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना पूरा ध्यान नेतन्याहू की तरफ रखना चाहते हैं। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि फिलहाल अमेरिका बॉम्बिंग नहीं करेगा ईरान पर, क्योंकि फिर डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान ईरान की लड़ाई की तरफ चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद ये है कि वो नेतन्याहू को अमेरिका में बुलाकर थोड़ा डांटना चाहते हैं, थोड़ा पुचकारना चाहते हैं, थोड़ा समझाना चाहते हैं कि फिलहाल हिजबुल्लाह पर हमले बंद करो, ताकि हिजबुल्लाह का नाम लेकर ईरान फिर से बातचीत करने से मना ना कर दे। इसके पहले हो चुका है, 2-3 बार ईरान ने कहा ठीक है हम आ रहे हैं बातचीत के लिए, लेकिन बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू को समझाएंगे कि फिलहाल इस हफ्ते तक, जब तक अमेरिका में हो तब तक कोई हरकत ना करो हिजबुल्लाह के ऊपर। अब नेतन्याहू क्यों गए हैं? जाहिर बात है नेतन्याहू जब भी अमेरिका में जाते हैं 2 ही चीज के लिए जाते हैं। एक तो है कि और हथियार दे दो, और बम दे दो, मिसाइलें दे दो, गोला बारूद दे दो, रॉकेट दे दो, मिसाइलें दे दो। और दूसरी बात है वो डोनाल्ड ट्रंप को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि और ज्यादा हमला करते हैं ईरान के ऊपर। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के कान में फूंका हुआ है कि पिछली बार तो नेतन्याहू ने आपके ऊपर वशीकरण मंत्र चला दिया था और आप नेतन्याहू के काबू में चले गए थे। इस बार आप अलर्ट रहिए और नेतन्याहू की जो बातें हैं उसको समझकर नेतन्याहू के बस में मत आ जाना। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं, बिल्कुल सही है। और ये वो समझा रहे हैं, और चूंकि चोट खा चुका है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भी सबक मिल गया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से नेतन्याहू अब मनवा पाएंगे। और इंटरनल प्रेशर है, फिर इलेक्शन भी है, और मेरा ख्याल ये है कि सारा फोकस, मुझे ऐसा लगता है कि सारा फोकस इस मीटिंग में चुनाव को लेकर के होगा, क्योंकि चुनाव हो रहा है और चुनाव दोनों जगह। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भी डिस्कशन ये किया जाएगा कि चुनाव में क्या किया जाए, क्या बात हमारे फायदे में है और क्या नहीं है, इस चीज को गौर किया जाएगा। लेकिन राशिद साहब, मैं यहाँ पे आपसे ये कि मिडिल ईस्ट में जो हालात जिस तरह के हो रहे हैं, यमन या सऊदी अरब या और जिस तरह से, और ईरान चूंकि लगातार पे एक प्रेशर बना रहा है, अवाम का सपोर्ट मिल रहा है हर जगह, ईरान के अंदर भी, ईरान के बाहर भी ईरान को। तो ऐसे में क्या लग रहा है मुस्लिम कंट्रीज का क्या रवैया होने वाला है? अनम्यूट कर ले राशिद साहब, अनम्यूट। जी देखिए, जैसे 2 देशों ने ये कह दिया था कि हमको इजराइल और अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत है, उसमें बहरीन है और कुवैत है। तो कुवैत के बारे में बता दूं, कुवैत जो है वो इराक का पार्ट था। बसरा, वहाँ का इराक का जो बसरा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जो भी है, वो उसी से मिला हुआ है, वो इराक का पार्ट था कुवैत। और आपका बहरीन जो था वो ईरान का एक जजीरा था, आइलैंड था, तो उसको शाह ने गिफ्ट कर दिया था ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन को। तो वो लोगों ने, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ सारी शिया ही थी, शिया मुस्लिम की सारी पॉपुलेशन थी वहाँ पर, जो आज भी लगभग 80% है। तो अब इनको डर ये है कि ईरान की वजह से कहीं हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, तो अवाम सपोर्ट में है तभी इनको डर है। इसीलिए ये अमेरिका और इजराइल का पूरा सपोर्ट चाहते हैं। लाख ईरान कह दे कि आप अपने यहाँ से अमेरिकी एयरबेसेस हटवा दो, आप अमेरिका को मना करो कि आप यहाँ से अटैक ना करें, ये कभी मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको एक चीज पता है कि आगे कुआं, पीछे कुआं, आगे खाई है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम कम से कम जिंदा रहेंगे, वसूली का पैसा देते रहेंगे इन लोगों को, ये लोग हमारे यहाँ से कमाते रहेंगे, हम कम से कम राजा बन के बैठे तो रहेंगे। अब अगर हमने इनको हटा दिया
तो ईरान हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन करा देगा और हमको जेल में डाल देगा। तो इस डर की वजह से वो लोग, इस डर की वजह से भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये हालात हैं वहां पर अवाम के। तो ऐसा नहीं है कि अवाम बेवजह उनसे नाराज है। कतर में भी अवाम है, ऐसा नहीं है। कतर की अवाम तो नई सरकार के खिलाफ जाना चाहती, आपके ओमान की अवाम तो नहीं जाना चाहती। आखिर यही दो कंट्री क्यों है कि जहाँ की अवाम जो है सरकार के खिलाफ है। तो इसी तरह आपका जॉर्डन देख लिए, जॉर्डन का भी वही हाल है। वहां की आवाम जो है वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ है, अपने किंग के खिलाफ है कि आप गलत आदमी का साथ दे रहे हो, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। ये जहां इन्होंने इसराइल और अमेरिका से सपोर्ट खींच लिया, वहां पर इनके यहाँ रिजीम चेंज हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा इनके यहाँ। यानी इनको अपने करने से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको भी छोड़ दें और सत्ता भी हमसे छूट जाए। तो इस डर की वजह से वो पूरी तरीके से समर्पित है ईरान और अमेरिका और इजराइल के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने उनकी सुरक्षा में कोई कमी की हो, ऐसा नहीं, कमी की है। ईरान की जगह कोई और दूसरा देश होता है इस एशिया महाद्वीप में, तो वो शायद इनको इतना आसानी से नहीं भेज सकता था, क्योंकि ईरान की जिस टाइप की मिसाइलें थी, अपग्रेडेड मिसाइलें थी, उन्होंने इनके आयरन डोम, पेट्रियट, थार्ड वगैरह सब उड़ा दिए। तो ये ईरान के ही दमखम की बात थी और आसपास के दूसरे मुल्कों की बस की बात नहीं थी। तो इधर जो इनका है वही इनको मजबूती से पकड़े हुए है। इसको आप कह सकते हैं कि ये अवसरवादी रिश्ते हैं और यही अवसरवादी की वजह से ये ईरान पे हमला भी नहीं कर पा रहे। सवाल तो ये है ना कि बहरीन की कितनी आर्मी है, कुवैत की कितनी आर्मी है, इतने तो ईरान के एक स्टेट की पुलिस होगी जितनी उनकी आर्मी की गिनती है। 40,000, 50,000, 70,000, बस, इसके ऊपर नहीं है। तो मुमताज भाई, ये इनका जीने का आधार, जीने का सहारा और जीने की वजह अगर है तो अमेरिका और इजराइल ही है। जी मुमताज भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब ये है कि कितना बदल पाते हैं, क्या सूरत हाल होगी। लेकिन कैप्टन साहब, ये सवाल आपसे और आखिरी, कि किस तरह से आप जो है, अब जंग का क्या स्वरूप होगा, और खास तौर से ईरान के बारे में अगर आप मिलिट्रीली थोड़ा सा जायजा लें, तो जिसके बारे में ये बार बार दावा किया गया अमेरिका खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, ये वो आज भी दहाड़ रहा है। हिजबुल्लाह की मदद, यमन के हूती की मदद, यहाँ तक कि ऐलान किया कि भाई हम हमास की भी मदद करेंगे। तो खाली हाथ तो कोई मदद की बात करता नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं और डींगे मारेंगे, और ईरान डींगे भी नहीं मार रहा है, अमली तौर पर भी मैदान में है। तो अब इसे कितनी बड़ी ताकत देख रहे हैं आप? डॉक्टर इदरीस को इस तरह से समझना पड़ेगा कि ईरान ये जंग अभी तक हारा नहीं है और ईरान ये जंग कभी भी हारेगा नहीं जब तक कि अंदर से कुछ दगाबाज ना निकल आए। हम यहाँ कहते हैं भारत में विभीषण या जयचंद। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि मिलिट्री तौर पर ईरान लड़ रहा है, लेकिन वो कभी अमेरिका के खिलाफ जीत नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, ईरान कभी भी अमेरिका के खिलाफ जीत नहीं सकता। तो ईरान के जनरल्स को मालूम है कि बहुत जल्दी ही बातचीत कर लेना उचित होगा और वो उसी लाइन पर अपनी सरकार को एडवाइस कर रहे हैं। अभी अगर देखें, ईरान ने बार बार दो चीजें कही हैं। एक, बातचीत के लिए तैयार है। दूसरा, वो तो कहता है कि IAEA की टीम कल ही आ जाए और चेक कर ले। शायद IAEA की टीम वहां कल ही पहुंच जाए तो परसों से ही रिपोर्ट आ जाएगी कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है, कोई सबूत नहीं मिले, और फिर ठीक है, बातचीत चलेगी बाकी मुद्दों पर। जी डॉक्टर रिजवी। लेकिन लेकिन अभी अभी कैप्टन साहब, ये खबर जिस तरह से फैलाई गई कि मुश्तबा खामनाई ने अब इशारा कर दिया है कि न्यूक्लियर बम बना लिया जाए, मुझे हालांकि लगता नहीं है ईरान के पास, जब ईरान कह रहा है कि भाई हमारा स्टेट ऑफ होर्मुज़ हमारा न्यूक्लियर है और हम इस तरह का वेपन नहीं बनाएंगे, बार बार एक चीज को दोहराना, ये इतना ज्यादा, क्या दुनिया पागल है, दुनिया समझ नहीं रही है
कि क्या है क्या नहीं है? डॉक्टर रिजवी, देखिए, ईरान मुस्तफा खमेनी के ऊपर जो ये सोर्स बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, देखिए ये समझना पड़ेगा, ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जब तक ईरान के पास नहीं है तब तक ईरान मजबूत है, क्योंकि उस पर हमला करने के लिए किसी के पास कोई बहाना नहीं है। जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, अ, दुनिया के काफी देश उसका डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना बंद करेंगे। भारत जैसे देश को भी जरा ईरान से दूर बैठने में ही सहूलियत लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, उस दिन इज़राइल को और शायद अमेरिका को भी एक सॉलिड बहाना मिल जाएगा हमला करने का, उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, या जहां पर भी इनको लगता है मोसाद को कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब छुपाए हुए हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के ईरान को कोई फायदा नहीं है। ईरान जानता है, इसीलिए ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। जी, डॉक्टर रिजवी। नहीं, नहीं, बिल्कुल वो नहीं बनाएगा और हम भी इसी चीज़ को मानते हैं कि ईरान अगर बनाना होता तो पहले, लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान न्यूक्लियर पावर होना चाहता है। वो चाहता है कि जो इससे जदीद फ़ायदे पावर में जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं पावर सेक्टर में, उसको गेन करें और ये उसको हक है। और अब जबकि सऊदी अरब को खुल्लम-खुल्ला कह रहा है अमेरिका, तो इनको भी एक ऑप्शन कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बहरहाल मैं दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है, उसपे दोनों हज़रात एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब और हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, दोनों ने मौजूदा सूरत-ए-हाल पे गुफ्तगू की। हम और गुफ्तगू करते हैं, इंशाअल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे और जो भी अपडेट होगी, वो हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दोनों हज़रात का बेपनाह शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।